चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। लास्ट हमने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर किए। 35 एडी वाली जो सीरीज थी उस पर बात हो रही थी, 35 सीसीडी तक। वहाँ तक कोई सेक्शन में कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 85, सेक्शन 35 की बात हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, वैसे काफ़ी सिंपल सेक्शन है, ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं है, और इन्फॉर्मेटिव है। आप अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। आइडिया ये है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कितनी कम है पहले वो समझना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे ही आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज उनका कोई फ्यूचर नहीं। ऐसी कोई इंडस्ट्री आपके ध्यान में है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जिनको बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ता है विदाउट एन ऑप्शन? कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है? मेडिसिन, फार्मा सेक्टर, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया कि फार्मास्यूटिकल में तो रिसर्च की ही वैल्यू है। जितनी मेडिसिन अभी तक इनोवेट हुई है वो बहुत साल की रिसर्च का आउटकम है। बट ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ का इलाज अभी भी अवेलेबल है, और वो भी आप देखते हैं कि उसमें भी ना फिर कुछ ना कुछ नया नया इम्प्रोवाइजेशन आता रहता है। अभी टाटा कंपनी वालों ने, टाटा की जो लेबोरेटरी है, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी इज़ वेरी पेनफुल एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। बट क्या ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो कीमोथेरेपी के थ्रू ही वो लोग कोशिश करते हैं कि जो कैंसर का सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने की। बट उसमें बॉडी पे साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपने देखा होगा, सुना होगा, हेयर लॉस हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो जो पेशेंट है उसको सफ़र करना पड़ता है। अब टाटा वालों ने कुछ इन्वेंशन किया, बोल रहे हैं कैप्सूल हमने डेवलप किए जिससे, ऐसा तो नहीं है कि पूरा उसी पे क्योर हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कीमोथेरेपी सेशंस जो आपको लेने पड़ते हैं वो कट डाउन हो जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और बोले वो कैप्सूल की कॉस्ट बहुत नॉमिनल सी, 100 रुपीज़, इतने सस्ते रेट पे उन्होंने इस चीज़ का इनोवेशन किया। तो ऐसा तो नहीं है कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर और इम्प्रोवाइज हो सकता है तो। अच्छा, ये कोई रातों रात तो डेवलप किया नहीं होगा, कितने साल से वो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, फाइनली उनको ऐसा एक ड्रग कॉम्बिनेशन मिला होगा जिसकी वजह से कीमोथेरेपी की जो क्वांटिटी है एक पेशेंट पे जो यूज होती है टू क्योर द कैंसर, वो कट डाउन हो सकती है। तो दैट इज अ बिग रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से कंपनी का तो फायदा होना ही है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको कितना रिलीफ मिलेगा। तो इस टाइप के रिसर्च डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो रहे हैं। और कोई सेक्टर है जिसमें ऐसा ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है अदर देन फार्मा? डिफेंस में आ सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट भी कोशिश करती रहती है कुछ नया इनोवेट करने की, ताकि वॉर वाली सिचुएशन में हमें एडवांटेज मिले। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता है। और कुछ? ऑटोमोबाइल्स, कार मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर। आज देख रहे हो आजकल स्मार्ट व्हीकल्स आते हैं, टेस्ला देख लो, बाकी कंपनीज देख लो, मतलब हर रोज कुछ नया इनोवेट करने की ट्राई कर रहे हैं फीचर्स के फॉर्म में। आप टू व्हीलर्स में भी देख लो ना, ये ईवी वाले टू व्हीलर्स आ गए, इसके अंदर इन्होंने जो उसका डिस्प्ले, उसके अंदर कितने सारे फीचर्स दे दिए, उसमें गूगल मैप भी आ गया, आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, आपका मोबाइल फोन भी कनेक्ट हो जाता है, कॉल भी कर सकते हो, सब फीचर्स वो लोग दे रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट है जो पहले के टाइम पे नहीं होती थी, तो वो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि चेंजेस आ रहे हैं। और कोई इसके अलावा? टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एग्जांपल, फार्मा के बाद टेक्नोलॉजी हो गया ना, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। इसमें जो इनोवेशन हो रहा है वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही एक एग्जांपल है, कि हर बार कंपनी कुछ नया लेके आती है कि ये फीचर हमने नया डेवलप किया। अब एक पॉइंट पे टच स्क्रीन फोन्स बड़े कॉमन हो गए, एक पॉइंट पे वो एक बड़ा इनोवेशन था, तो नया नया कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी एआई जनरेट हो रहा है, तो एआई के अंदर भी ये सारी चीज़ें इनोवेशन का ही पार्ट है। तो रिसर्च के बिना कंपनीज का फ्यूचर नहीं है, और जो कंपनीज रिसर्च पे एक सही अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करती, लॉन्ग टर्म में मार्केट से बाहर हो जाती है। एक एग्जांपल नोकिया का देख लो, डेवलपमेंट नहीं किया, देवर लाइक थोड़ा ईगो में आ गए थे कि यार मोबाइल फ़ोन में हमारे से बड़ा कौन है, और रातों रात कौन इस चीज़ को रिप्लेस कर देगा। बट जो एंड्रॉयड आया उसने पूरा मार्केट चेंज कर दिया, और बहुत सारी कंपनीज को मार्केट से बाहर फेंक दिया। एक नोकिया है, एक याहू है। गूगल आने के बाद, gmail.com आने के बाद याहू मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका, नोकिया तो बंद हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ी। ब्लैकबेरी का भी वही सिचुएशन थी। ब्लैकबेरी वॉज अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो क्या ट्रेडिशनल मोबाइल फोन को एक थोड़ा क्लासी तरीके से प्रेजेंट कर रहा था, और थोड़ा बिजनेस फोन और उस सेगमेंट में उसको कैटेगराइज कर रहा था, और बहुत लोग उस पर्पज से उसको ले रहे थे कि उनको पता है कि वो कीपैड वाला फोन है, टच स्क्रीन नहीं है, बट इट इज लाइक अ बिजनेस फोन। तो उसमें उसको मार्केट में उसकी पोजिशनिंग वैसे की थी, लेकिन वो भी बहुत देर चला नहीं, एक पॉइंट के बाद आउटडेटेड हो गया, एक ट्रेंड आया और चला गया। नोकिया वाले ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, डेवलपमेंट पे, रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया,
जिस टाइप के फोन्स वो बना रहा था उसको लगा दुनिया इसी में खुश है, चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज करने वाला कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी से बोर हो जाता है, उसको ना कुछ नया चाहिए, चेंज चाहिए, भले माइनर सा चेंज हो लेकिन चाहिए। तो ऐप में आप देखते हो अपडेट्स आते रहते हैं। अभी भी आप देख लो, ये मेटा वाला परेशान करते हैं, व्हाट्सएप का नया अपडेट आया, आपने देखा होगा, कुछ नहीं, वो ना वास्तु चेंज करता है, वो ऐप चेंज नहीं करता है। पहले इस तरफ आ रहे थे आइकॉन, अब इस तरफ डाल दिए, पहले ऊपर आ रहे थे अब नीचे लगा दिए, शफल कर दिया। इंस्टा वाला यूआई व्हाट्सएप पे डाल देता है, व्हाट्सएप वाला यूआई इंस्टा पे ले आता है, कुछ ना कुछ खेलता रहेगा। लेकिन अपडेट के नाम पे ना आपको अब तो इरिटेट करते हैं, क्या जो चल रहा था वही ठीक था, अब तो इनोवेशन भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इनोवेशन में कुछ है ही नहीं। आइकन इधर उधर कर देना इनोवेशन नहीं है, लेकिन कितना नया लाएंगे ना, एक पॉइंट हुआ है, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूआई को कितना ही और अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाए वो उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। बट स्टिल दे आर ट्राइंग, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्नैप में देख लो, इंस्टा पे देख लो, फिल्टर वाला जो गेम चलता है, अब वो क्या है, नए नए फिल्टर ला ला के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया लेके आए, कुछ यूनिक हमने किया, तो वो इनोवेशन उनको करते रहने, वैसा पॉइंट है। ठीक है, तो ये इनोवेशन वाली जो बात है वो साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ पे हो रही है, टेक्नोलॉजी में इसका बड़ा रोल है। अच्छा, इवन जैसे ऑटोमोबाइल्स का आपने बोला, मैं बीच में ना ये डिस्कवरी प्लस जो एक ऐप है उसके ऊपर ना मेगा फैक्ट्रीज और ये कुछ प्रोग्राम आते हैं, तो मेरा सब्सक्रिप्शन था, तो वो पेड था, मतलब फ्री वाले में वो वीडियोज अवेलेबल नहीं थे, तो सब्सक्रिप्शन था, तो उसके अंदर 30 to 45 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्रीज थी। तो उसमें हीरो मोटर्स और ये बजाज और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका पूरा एक मेगा फैक्ट्रीज का डॉक्यूमेंट्री थी कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो है ना, उसमें एक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था बजाज वालों का। अब इन्होंने क्या किया ना, उसके अंदर जो टेक्निकल स्टाफ और जो भी साइंटिस्ट और वो अपॉइंट कर रखे हैं, कॉन्स्टेंटली उसी में लगे हुए हैं कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को बेटर कैसे बनाएं। तो पूरा उसमें वो समझा रहा था, जैसे बजाज की प्लैटिना करके एक बाइक आती है, मे भी आपने नाम सुना होगा, आइडिया होगा, वो अपनी माइलेज के लिए बड़ी फेमस है। 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की माइलेज देती पर लीटर। जब प्लैटिना निकाली थी ना, तो वो रिवॉल्यूशन था, लोग पागल हो गए थे, बोले यार 100 किलोमीटर चलने वाली बाइक 1 लीटर पेट्रोल में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से उसकी सेल भी काफी है और एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, हिट प्रोडक्ट है। 85 to 90 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने के बाद भी कंपनी खुद सेटिस्फाइड नहीं है, बोले और रिसर्च करो, इसमें बढ़ाओ इसकी माइलेज, और कितनी बढ़ानी है, फिर भी और बढ़ाओ। अब वो जो रिसर्च डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं ना, मैंने उसमें देखा, उसमें पूरा उन्होंने एक आर्टिफिशियली वो क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, बाइक का जब इतना आपको माइलेज बढ़ाना है तो एक साइंस है कि उसका वेट कम रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा व्हीकल का वेट होता है उतनी वो माइलेज कम देती है, क्योंकि वो इंजन पूरे बॉडी को खींच रहा है पैसेंजर के वेट के साथ, तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपको उसका वेट कंट्रोल नहीं किया व्हीकल का, तो माइलेज नहीं देगी। तो वेट कंट्रोल करने जाते हैं, हल्के पार्ट्स यूज करने जाते हैं, तो क्वालिटी का और स्टेबिलिटी का इशू आता है। अब आप सोचो, एकदम हल्के वेट वाली व्हीकल है, फिर 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओगे तो वो स्टेबल कैसे रहेगी, एक्सीडेंट का चांस हो जाएगा, तो फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके बीच का एक मिक्स ढूंढना है कि भाई हमें व्हीकल का वेट भी लाइट रखना है, उसकी क्वालिटी भी स्ट्रांग रखनी है, एक्सीडेंट में डैमेज भी मिनिमाइज होना चाहिए, और वो एयर रेजिस्टेंस को फेस कर सके उतनी स्टेबल भी रखनी है, एरोडाइनामिक्स भी देखने हैं। तो ये सारी चीजों में लोग रिसर्च कर रहे थे। तो जो साइंटिस्ट थे, रिसर्च टीम थी, बोले हम लोग पार्ट्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। बोले जो मेटल पार्ट्स है ना, वो कार्बन फाइबर से रिप्लेस हो सकते हैं क्या, और फिर कॉस्ट देखनी है, कार्बन फाइबर महंगा होता है। तो बोले ये सारी चीजों पे हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। फिर बोला जो सस्पेंशन है उसको चेंज करना है। अब सस्पेंशन को हल्का करने जाते हैं तो फिर राइड क्वालिटी खराब होती है। तो एक है ना रफ पाथ जैसा उन्होंने बनाया था, ट्रैक बनाया था, उस पर बाइक चल रही है, और वो शॉक एब्जॉर्बर्स कितना शॉक ले रहे हैं कितना नहीं, वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, नंबर्स कैलकुलेट कर रहे थे, ये सब चीजें चल रही है। तो बोला इतना होने के बाद भी इम्प्रोवाइजेशन पे काम कंटिन्यूस चल रहा है। तो कंपनी ने बोला कि हम अपने रेवेन्यू का एक परसेंटेज जो है वो हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखते हैं, बजटिंग करते हैं, और वो इस डिपार्टमेंट में खर्चा होता है कि हम क्या यूनिक कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं इस चीज को, उस पर काम किया जाए वैसे। तो ये सब चीजें साइंटिफिक रिसर्च में आ रही। अपने यहाँ पे जो सेक्शन में बोला हुआ है, अब आपको ये पता चल गया कि भाई साइंटिफिक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल जो फूड कंपनीज है ना वो भी कर रही है, जनरली अपने डिस्कस कर रहे हैं सारे सेक्टर्स, फूड कंपनीज भी इनोवेशन के ऊपर जा रही है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है पता है, वो हेल्थ कॉन्शियस वाला जो एक फैक्टर आजकल आ गया है। अच्छी बात भी आया है, तो पहले लोग मतलब कुछ भी खा रहे हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी कुछ भी खिला रहे हैं, वो हेल्थ के साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आजकल ये अपनी जनरेशन का एक प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं कि हम थोड़ा अवेयर भी हैं, एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हम सब कुछ ऑनलाइन इमीडिएट सर्च कर सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस ये जो कंपनीज है जो जंक फूड बेच रही है, इनके लिए ये एक हेडेक बन गया है। अब इनको ना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एफर्ट करना पड़ रहा है अपने ही प्रोडक्ट का हेल्थ सब्सटीट्यूट ला के देना है मार्केट। जैसे आप मैगी देख लो, जो नॉर्मल मैगी है वो मैदा के बेस्ड है,
सबसे खराब चीज़ है मैदा, मतलब हो सके तो खाया बंद ही कर दो, खाना ही नहीं चाहिए, इतना खराब होता है बॉडी के लिए, लेकिन उसी की वजह से अपने को हेल्थ इशू होते हैं, बट कंजम्पशन वही हो रहा है। अब मैदा, पूरा मैगी जो है मैदा बेस्ड है। अब उनको पता है कि हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, नहीं खा रहे, तो क्या किया, आटा मैगी का ऑप्शन निकाल दिया। अब वो इनोवेशन उनको करना पड़ा कि टेस्ट भी सिमिलर रखना है और हेल्थ ऑप्शन भी देना है। अब बहुत सारी कंपनीज मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट कर रही है। अच्छा, आप जो ये पास्ता खाते हो, तो घर पे अपन जो पास्ता बॉईल करके फिर उसको बना के खा रहे हैं, तो जो पास्ता आ रहा है वो भी मैदे का होता था। अब उन्होंने उसको सूजी और रवा और ओट्स और वो सब पे स्विच कर दिया, और स्पेसिफिक उसको हाईलाइट कर रहे हैं 0% मैदा, सूजी बेस्ड, और ये सब चीजें सेल्मोनिना जो बोलते हैं वो बेस्ड। तो वैसा उन्होंने चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वो मैदे वाला पैकेट देख के खरीदते नहीं। तो कंपनीज आपको जब ये सब ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी तो रिसर्च वाला पार्ट है, उनको सेम टेस्ट भी देना है। टेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा तो कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर को टेस्ट भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, तो फिर उसके लिए वो इनोवेशन करना है। तो जो फूड की लाइन में जिन्होंने रिसर्च किया है, फूड साइंटिस्ट है, उनको हायर किया जा रहा है और वो ये ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। आप ये शार्क टैंक पे भी अगर देखते हो तो बहुत बार ऐसे पिक्चर्स आते हैं, उनका मेन आइडिया वही होता है कि हम हेल्दी ऑप्शन दे रहे हैं, जंक फूड तो लोग खाने वाले हैं, हेल्दी ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे वेफर्स में और चिप्स में बहुत बार आता है वो एयर फ्राइड है, बेक्ड है, ऑयल का यूज कम कर रहे हैं, ये वो, तो वो सब वो इनोवेटिव ऑप्शंस लेके आ रहे हैं आपके लिए। बोलते हैं ना, हम इतने साल से इस पे रिसर्च कर रहे थे, 2 साल 1 साल हमने पूरा टाइम दिया, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढे, रेसिपीज ढूंढी, कितनी रेसिपीज बना के देखी कि सिमिलर टेक्सचर फूड का आ रहा है कि नहीं, सिमिलर टेस्ट आ रहा है कि नहीं। फिर वो शार्क्स भी गलतियां निकाल रहे होते हैं, बोले प्रोडक्ट अच्छा है, आफ्टर टेस्ट खराब है, खाने के बाद जो पीछे टेस्ट आ रहा है ना वो अच्छा नहीं आ रहा है, वो सब भी पॉइंट्स होते हैं। तो कस्टमर भी तो ये सब चीजें देखता है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट महंगे भी है, आप पैसे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हो। मैदे वाली मैगी खरीदना, आटा वाली खरीदना, रेट देखना कितना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल है। मैदा वाली मैगी 14-15 रुपए का पैकेट आता है ना, आटा मैगी आती है 28 से 32 रुपए के बीच में। तो इतना डबल रेट कर दिया उन्होंने। अब एक्चुअली इतनी कॉस्ट नहीं है, बट उनको पता है हेल्थ के लिए पैसे दोगे, बात वो है, आपको मैगी भी खानी है, आपको मैदा भी कंज्यूम नहीं करना है ना, तो आप पैसे नहीं देखोगे। तो उस चक्कर में वो डबल रेट करके आपसे पैसे कमा रहे हैं, अपना रिसर्च का सारा कॉस्ट वसूल कर रहे हैं, जो अब तक हो भी चुका होगा, लेकिन अब कंपनी वहां से प्रीमियम कमा रही है, तो ये उनको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कंपनीज अपने बिजनेस के लिए, इतने एग्जाम्पल्स में आपने देखा, साइंटिफिक रिसर्च पे इन हाउस खर्चा करती है, साइंटिस्ट हायर करती है, लैब्स बनाती है, रेगुलर खर्चा होता है, उनको सैलरी पे करती है, उनको इस खर्चे का डिडक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, और वो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई की। अब कौन से बिजनेस एक्सपेंस या कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा? ऑब्वियसली एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल वाला, दोनों का डिडक्शन मिलना चाहिए। एक एक्सपेंस है जो लैंड का खर्चा होता है, जमीन आपने खरीदी, लेबोरेटरी बनाई, तो आपको पता है कि लैंड अप्रिशिएबल एसेट है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। बाकी चीजों का डिडक्शन आप ले सकते हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन ले लो, कोई मना नहीं कर रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में उन्होंने एक लिमिटेशन दी है। अब देखो, जो साइंटिफिक रिसर्च है, मेडिसिन का और ये सब, 10 साल 12 साल तक भी रिसर्च चलती है, तब जाके मेडिसिन का फॉर्मूला मिलता है। तो पूरे 10 साल का खर्चा अलाउ करेंगे आपको? ऐसा नहीं होता है। बोला जब एक होता है रिसर्च और एक होता है डेवलपमेंट। रिसर्च मतलब अभी ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला नहीं है। डेवलपमेंट मतलब मिल गया है, अब उसको मार्केटेबल बनाने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, बेचने लायक बनाने के लिए, कंजम्पशन के लायक बनाने के लिए। तो बोला डेवलपमेंट फेज जब आ चुका है, तो वहां से पिछले 3 साल देखे जाएंगे। पिछले 3 साल में जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, वो आप पूरा क्लेम कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके पहले का भूल जाओ, पहले का खर्चा क्लेम करने को नहीं मिलेगा। दैट इज अ डेडलाइन, और ये डेडलाइन रखना जरूरी भी है, अदरवाइज इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा क्लेम देना पड़ेगा डिडक्शन के तौर पे, और उनका रेवेन्यू लॉस होगा। इसलिए इस चीज के लिए यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है। क्लियर? अब देख लो, एक तो इन हाउस वाला ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, उसकी पहले थियरी कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ए पार्ट में आप देखना, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on research carried on by the assessee himself, इसको बोलेंगे इन हाउस एक्सपेंस। मेरी खुद की कंपनी में रिसर्च डेवलपमेंट में हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसको इन हाउस एक्सपेंस बोलेंगे। बोल दिया 100% एक्सपेंडिचर अलावेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लैंड का खर्चा नहीं मिलेगा, वो अप्रिशिएबल है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में वो 3 साल वाली कंडीशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सेम बोला है, पिछले 3 साल का सारा कैपिटल खर्चा आप क्लेम कर लो। तो ये जो ए पॉइंट है इसकी थियरी है, आप लैंग्वेज अभी खुद ही रीड करो, फिर मैं बी पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। कुछ नहीं समझ आए तो बोलो।
बोलो, लैंग्वेज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट जो है दैट इज डोनेटिंग द मनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू अ थर्ड पार्टी। एकदम शॉर्ट और सिंपल। अब इसमें ऐसा है कि हम इन हाउस एक्सपेंस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे दूसरी अथॉरिटीज या एंटिटीज जो साइंटिफिक रिसर्च करती है उनको पैसा पास ऑन कर रहे हैं, एज ए डोनेशन बोल सकते हो आप, और आपके पैसों से वो एंटिटी साइंटिफिक रिसर्च करने वाली है। अब ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज बिजनेस एंटिटीज को खर्चे दिखाने होते हैं, बहुत बार टैक्स कट डाउन करना होता है, और खर्चा ऐसी जगह करे जिससे सोसाइटी को फायदा हो, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा रेवेन्यू लॉस होता हो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आपकी कंपनी में अगर रिसर्च डेवलपमेंट की नीड कम है और आप नहीं खर्चा करते हो, कम खर्चा करते हो, आप बाकी एंटिटीज जिनको जरूरत है उनको डोनेट करो ना, आप उनको पैसा दो, हम आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन देंगे। तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए फंडिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी और टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिल जाएंगे। तो इस इंटेंशन से यहाँ पे सेकंड पार्ट में थर्ड पार्टी को डोनेट करने पे आपको डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, तो सिंपल एक ही रेट है 100%, जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना पूरा आपकी पीजीबीपी इनकम के सामने डिडक्शन। पॉइंट ये है कि किसको डोनेट करने पे डिडक्शन मिलेगा, तो अलग अलग एंटिटीज है वो देख लेते हैं। आप पीछे के पेज पे देखोगे ना डायरेक्ट, तो ये थियरी को ना ये टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है शॉर्ट में, और रिवीजन के टाइम पे भी इजी रहती है। सबसे पहले सबसेक्शन नंबर, क्लॉज नंबर सबके साथ ही लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू असेसीज ओन बिजनेस, वो पॉइंट अपना हो गया इन हाउस वाला। फिर बोला है आपने किसी रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट किया जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है, 100% डिडक्शन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कंट्रीब्यूट किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसमें भी 100% डिडक्शन है। कोई रिसर्च एसोसिएशन है जो सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करती है, उसमें भी 100% डिडक्शन मिलेगा। सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में क्या आ सकता है, देखो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में हिस्टोरिकल चीज़ें और डेटा कलेक्शन, सेंसस रिपोर्ट, ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। सोशल साइंस में ये जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ों का रिसर्च करते हैं ना, 1000 साल पहले यहाँ पे क्या था, 5000 साल पहले यहाँ पे कौन था, ठीक है, किस टाइप की सिविलाइजेशन थी, वो ड्रिलिंग करके, एक्सकेवेशन करके सब चीज़ें अनअर्थ करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, उसका वो कार्बन डेटिंग होता है, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप सोशल साइंस रिसर्च कर रहे हो, मतलब हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो वो भी एक फील्ड है। स्टैटिस्टिकल रिसर्च में जैसे मैंने बोला डेटा सैम्पलिंग एंड एवरीथिंग, डेमोग्राफिक्स, कौन से टाइप की पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी रहती है, तो सेंसस के थ्रू ये हो सकता है। तो बहुत सी एंटिटीज जो है ये सर्वे करने का काम भी करती है, वैसा है जो कंपनीज को बिजनेस डिसीजंस में भी काम आता है, तो वो भी एक रिसर्च वाला पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100% डिडक्शन। आप नेशनल लेबोरेटरीज और आईआईटीज को भी डोनेट कर सकते हो, ठीक है, नेशनल लेबोरेटरीज, आईआईटीज। अब नेशनल लेबोरेटरीज में कौन सी आती है, इसरो, डीआरडीओ, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्पेस प्रोग्राम चला रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स को डेवलप और इनोवेट कर रहे हैं, इनको फंडिंग की भी तो जरूरत है, चंद्रयान और ये सब जो लेके जाते हैं, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी हो एंड इफ यू वांट कि भाई हम डोनेशन करें इनको, कंट्री के लिए भी अच्छा है, हमें भी टैक्स रिडक्शन मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन किया जाता है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी पुश रहता है कि भाई इतना पैसा है आप लोग के पास, थोड़ा करो, 10-20 करोड़ 50 करोड़ दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 500-700 करोड़ में तो हम मंगलयान, चंद्रयान सब बना लेते हैं, तो बजट फ्रेंडली भी है। और वो तो नाम है पूरे इंडिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड में, कि सबसे कॉस्ट इकोनॉमिक सैटेलाइट्स अगर कोई बना रहा है तो वो इंडिया है, और उसकी वजह से हमें फॉरेन कंट्री के ऑर्डर्स मिलते हैं। कितने कंट्रीज, यूएसए अपने सैटेलाइट्स अपने यहाँ इंडिया से लॉन्च करवाता है, बोले तुम्हारा लॉन्चिंग का खर्चा कम है, हम यहाँ नासा वाले बहुत खर्चा करा देते हैं, तुम वहाँ से लॉन्च कर दो। तो एक्चुअली में आउटसोर्सिंग हो रहा है। तो रशिया है, सिंगापुर है, चाइना है, यूएस है, यूके है, इन सबके सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्चिंग उनको इंडिया में सस्ता पड़ रहा है, और इससे इसरो का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पूरे साल का, उसका नंबर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये एक अचीवेबल चीज़ है कि भाई उनको पैसा मिला है, फंडिंग मिली है, तो उन्होंने कुछ कन्वर्ट करके बताया, तो आप इनको डोनेट कर सकते हो। आईआईटीज़ को डोनेशन क्यों चाहिए, बिकॉज वहाँ पे टेक्निकल माइंड्स है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, तो उसके लिए भी तो उनको पैसा, इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी सपोर्ट वो सब चाहिए, नहीं तो रिसर्च कहाँ करेंगे, तो वहाँ पे आप फंडिंग दे सकते हो। इंक्यूबेटर सेटअप करना बोलते हैं, वैसा होता है। और लास्ट पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, इनके लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे उसमें भी 100% आपको डिडक्शन वहाँ पे मिल जाएगी। आगे थियरी में पूरा वही लिखा है, ये समरी हो गई। तो ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च वाला आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, डिटेल में हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 35ABA एंड 35ABB, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगेन प्रैक्टिकली रिलेटेबल। देखते हैं क्या बोला, थोड़ा कैलकुलेशन भी है इसमें और कंसेप्ट भी है, दोनों पे फोकस करेंगे। एक 35ABA बोला है,
एक 35A BB बोला है, दोनों सिमिलर सेक्शंस है। एक का कैलकुलेशन समझाऊंगा, दूसरे का कैलकुलेशन 100% सेम, कोई वेरिएशन नहीं है। फर्स्ट में बात हो रही है स्पेक्ट्रम फीस की, टर्म यूज किया है स्पेक्ट्रम फीस, और दूसरे में बोला है टेलीकॉम लाइसेंस। आ रहा है समझ में? अब ये दो चीजें है क्या, पहले वो समझते हैं। ये पूरा अपना टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड सेक्शंस है, उस वजह से इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मार्केट में इसकी बातें रेगुलर होती रहती है। अब टेलीकॉम सेक्टर में आज की डेट में मार्केट कैसा है ये आपको पता है, कितने प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो आप जानते ही हो। एक जियो, दूसरा एयरटेल, बाकी ये अब ऐसा बोलते हैं मार्केट में, पहले बोलते थे कि 3 प्लेयर्स हैं, फिर बोलते थे 2.5 प्लेयर बचे, अब लगता है 2.25 पे आ चुका है, क्योंकि इसकी जो हालत है ये कभी भी होने और ना होने के बराबर हो जाएगा। हर महीने बेचारे के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मेरा अभी जो नंबर है वो इसी का है, हर महीने सोचता हूँ कि इसको स्विच करा लूँ, पर फिर क्या होता है ना, वो भूल जाता हूँ पोर्ट कराना, फिर वो 2 दिन पहले मैसेज आता है आपका पैक खत्म हो रहा है, मतलब स्विच कराने जाऊँ कि रिचार्ज करा दूँ, तो चलने दे रहा हूँ, मतलब चलो कुछ कंपनी का भला हो जाएगा, नेटवर्क तो ठीक ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी की हालत खराब है, हर महीने 10-12 लाख सब्सक्राइबर जो है लूज कर रही है कंपनी, ये डेटा है, और स्विच तो इन 2 कंपनीज में हो रहा है क्योंकि तीसरा ऑप्शन बचा नहीं है, तो डुओपोली की तरफ आ चुका है, 2 ही कंपनी बचेंगी, ये तो ऑलमोस्ट खत्म है, इसके तो प्रमोटर्स पे भरोसा नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे, और शेयर्स की हालत भी वैसी है, स्पाइक आता है, कभी न्यूज़ आती है प्रमोटर पैसा इन्फ्यूज करने वाले हैं, जैसे आता है 10-15% शेयर बढ़ जाता है, 10-15% में कोई फर्क नहीं, 10-12 रुपये का शेयर है, 15% बढ़ना मतलब 1.5 रुपये, ठीक है, वैसा है। अभी 15-17 रुपये का शेयर चल रहा है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, एक पॉइंट पे 3 रुपये 4 रुपये में मिल रहा था, लोगों ने वो गैम्बलिंग कर लिया, चलना बल्क में खरीद लेते, क्या पता 3 का 5 हो गया, अपन कमा लेंगे, तो लाख शेयर लोगों ने खरीद लिए और रख लिए, वैसा भी है। अब क्या हालत है उनकी वो मालूम नहीं, प्रॉफिट बुक किया होगा नहीं किया होगा, बट मार्केट में अभी ये कंडीशन है, एक पॉइंट पे 12 से 15-17 कंपनियां थी टेलीकॉम सेक्टर में, बिफोर जियो भी एक दुनिया थी, जब बहुत सारे लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, टाटा डोकोमो था, एयरसेल था, दूसरे भाई का रिलायंस था, रिलायंस कम्युनिकेशन, बहुत सारी कंपनीज थी, यूनिनॉर करके कंपनी आई थी, एक वर्जिन मोबाइल्स है यूएस की, उसने भी यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बहुत सारी कंपनीज थी, बट एयरसेल था, धीरे धीरे करके सारे बंद हो गए, अब बचे हैं ये 2, इनको भी गिनो मत गिनो वही ठीक है। अब ये बिजनेस चलता कैसे है पहले तो ये समझना है, पैसों से चलता है वो तो अपने को पता ही है, यही 2 कंपनी है। अब डुओपोली वाले केस में ना गवर्नमेंट भी फंसी हुई, एक और भी कंपनी है जिसका नाम भी अपन नहीं लेते, देखो है ना, ये भी ऐसी ही है, ये इससे पहले आउट हो गई, बोले तुम लोग भागो यार जो रेस में पार्टिसिपेट करना है, मैं साइड पे बैठा हूँ, सरकार ने जब तक दुकान चालू रखने के लिए बोला ठीक है, जिस दिन बोलोगे हम बंद कर देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीएसएनएल तो ऐसा है ना, गवर्नमेंट ने खुद पीछे खींच लिया इसको ताकि ये लोग आगे आ सके। एक टाइम पे बीएसएनएल की जो रेपुटेशन थी ना, वो राजा था इस फील्ड में, जब लैंडलाइन फोन के जमाने होते थे, 2-2 3-3 महीने घर पे फोन लगाने नहीं आते थे, जा जाके हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, भाई कनेक्शन दे दो, इतना भाव खाते थे ये लोग। अब ऐसा है कि इनकी तरफ कोई देखता ही नहीं, तो इनको पता कोई नहीं देखेगा, हम बैठे हैं। अब जब टेलीकॉम रेस शुरू हो गए 2G 3G 4G वाला, तो ये सारी कंपनियां भाग रही थी, 4G लाइसेंस 5G लाइसेंस, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता, अरे छोड़ो यार क्या करना है, तुम लोग खेल लो, जो जीतेगा बता देना, हम ऑडियंस है, अब हम पार्टिसिपेंट नहीं। अभी ये लोग 5G पे आ चुके हैं, अभी तक बीएसएनएल 3G पे चल रहा है, अब बोलता है हम 4G लेके आएंगे, और दुनिया आगे बढ़ गई, तू कौन से एरा में पास्ट में जी रहा है अभी तक, तो ये फ्लैशबैक में चल रहा है, अभी तक 4G में ही चल रहा है, अब आएगा, ये लोग 5G ला चुके हैं, 6G की बातें हो रही है, और यहाँ पे ये जो चल रहा है ये अभी 3G 4G वाले गेम पे ही है, तो जानबूझ के बैकआउट करवा दिया प्राइवेट कंपनीज को आगे लाने के लिए। अब अगर ये वीआई बंद हो गई, बीएसएनएल बंद हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, डुओपोली। अब जब डुओपोली की बात आ रही है ना, हाँ, तो यहाँ पे अपने टेलीकॉम की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ना, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, रूलिंग गवर्नमेंट का भी नाम खराब होता है, यार आपने क्या ऐसी पॉलिसीज बना दी कि एक ही कंपनी कमा रही है बाकी सब बंद हो गए, तो ये वोडाफोन आइडिया बंद होगा, गवर्नमेंट का भी उसमें नाम खराब होने की पूरे चांसेस है, इसलिए अभी उसको खींच रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो लोन्स दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं, उसको उन्होंने इक्विटी में भी कन्वर्ट करा दिया कि भाई तुम्हारा ब्याज का खर्चा कम होगा, तो कम से कम तुम सर्वाइव तो कर पाओगे। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई, ये 2 कंपनीज 5G में चली गई है, अब वीआई वाले को अगर 5G में जाना है तो उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, और वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच है, ऊपर से जो सब्सक्राइबर्स है वो स्विच कर रहे हैं, तो कैसे कंपनी चलेगी, तो उनके लिए बहुत डेडलॉक वाली सिचुएशन है, कभी ना कभी ये कंपनी बंद होने पे आ सकती है, ये होगा। अब ये बिजनेस कैसे चलता है वो समझते हैं सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जियो या एयरटेल आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टेलीकॉम सर्विसेज, उसके लिए ना उसको एक वो सैटेलाइट की जरूरत है, जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसमिशन आपके डिवाइस पे कर सकता है। इंडिया में प्राइवेट सैटेलाइट्स की परमिशन नहीं है, ठीक है, तो सैटेलाइट सारे किसकी ओनरशिप में, गवर्नमेंट की।
अब ये सैटेलाइट यूज किए बिना कोई भी कंपनी आपको टेलीकॉम सर्विस नहीं दे सकती। तो इसके लिए पहली चीज तो ये कि सैटेलाइट यूज करने का राइट सरकार से खरीदो, उसकी उनको रॉयल्टी पे करो। दूसरा, ये लाइसेंस्ड बिजनेस है, टेलीकॉम कंपनी विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस आप शुरू नहीं कर सकते। तो पहले तो सरकार से लाइसेंस मांगो, परमिशन, कि भाई अलाउ कर दो कि हम ये काम कर सकते हैं। बोले चलो ठीक है, पैसे दे दो, अलाउ कर दिया, करो ये काम, बट काम करने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। तो बोला सैटेलाइट भी तो आप ही का है, यूज करने दे दो, कुछ पैसे दे दो, या पैसे चार्ज कर लो और सैटेलाइट यूज करने की परमिशन दे दो। तो दो चीजें हो रही है, एक होती है टेलीकॉम लाइसेंस की फीस और एक होता है वो सैटेलाइट यूज करने की फीस या रॉयल्टी। सैटेलाइट यूज जो कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बहुत सारे टेक्निकल चीजें आती है यहाँ पे। एक है ना, स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसा है कि जो सैटेलाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आपको बाई करनी पड़ती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे इस सर्कल में। ऐसा नहीं कि आपने एक बार परमिशन ले ली तो पूरे इंडिया की परमिशन मिल गई, रेंज वाइज होता है, सर्कल बोला जाता है उसको। गुजरात सर्कल हो गया, राजस्थान सर्कल हो गया, हरियाणा दिल्ली वाला सर्कल हो गया, वैसे बेल्ट होते हैं। तो आपको कौन से जोन में सर्विसेज देनी है उसके लिए आपको सैटेलाइट के राइट्स जो है सरकार से खरीदने पड़ेंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे। आपने रेडियो पे देखा होगा, जैसे अपने रेडियो मिर्ची सुनते हैं सपोज 98.3, ये 98.3 क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, इसके पीछे लिखा होता है मेगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फ्रीक्वेंसी का इनोवेशन किया था, तो उसका यूनिट उसके नाम पे रखा है, मेगा हर्ट्ज इज अ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो 98.3 रेडियो मिर्ची है ना, इसने सरकार से सैटेलाइट के राइट्स लिए हुए हैं कि 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा, इसकी मुझे एक्सक्लूसिव परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इसके इतने पैसे लगेंगे और आप ये यूज कर सकते हो। तो ये जो 98.3 फ्रीक्वेंसी है इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है और इसकी एक रेंज होती है। आपने कभी रेडियो पे ऐसा ट्राई किया 98.3 लगा के फिर 98.2, 98.4, ऐसे कीड़े कभी ना कभी किए होंगे। तो देखते हैं 98.2 लगा के गाना सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है? देता है, एकदम से बंद नहीं होता है, बट थोड़ा ना वो नॉइज आना शुरू हो जाता है। फिर आप भी फिर रुकते नहीं हो यहाँ पे, फिर आप जाते हो 98.1 पे, फिर जाते हो 98 पे, आप चेक करते हो कहाँ तक जाते जाते गाना सुनाई देता है, कहाँ से टोटल डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो होता है। अब ये एक रेंज बन जाती है 98.0 से सपोज 98.5 तक, तो इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इस बैंडविड्थ में किसी भी फ्रीक्वेंसी पे रेडियो मिर्ची वाला आपको डेटा ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि उसने उसकी परमिशन गवर्नमेंट से ले रखी है। उसके बाहर जाओगे तो फिर वो कोई और रेडियो चैनल आ जाएगा या फिर वो रेंज खत्म हो जाएगी, वैसा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई बिग एफएम रेडियो चैनल है या और कोई रेडियो चैनल है जो इसी फ्रीक्वेंसी पे गाने ट्रांसमिट करना शुरू कर दे। आप चैनल लगा रहे हो, फ्यूजन बज रहा है, रेडियो मिर्ची भी आ रहा है, बिग एफएम भी आ रहा है, कभी इसका आरजे बोल रहा है, कभी उसका बोल रहा है, कभी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ऐसा होता है? नहीं होगा क्योंकि लीगली वो अलाउड नहीं है। वैसा सेम चीज ये जो 4G 5G वाली टेक्नोलॉजी है ना, उस पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जियो एयरटेल ने भी इस टाइप की फ्रीक्वेंसी बाई कर रखी है और उस फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्शन होती है, बोली लगती है, बेस प्राइस होता है, जैसे अपना आईपीएल में ऑप्शन होती है ना, वैसा हो गया। तो बेस प्राइस लगता है, जो कंपनी ज्यादा पैसा देगी सरकार को, सरकार उसके राइट्स उस सर्कल में उस कंपनी को अलॉट कर देगी एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे। तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे, और यही सिस्टम जो है इस तरीके से काम कर रहा है। तो एक स्पेक्ट्रम की फीस हो गई और एक परमिशन हो गई, दोनों का खर्चा ये कंपनीज को उठाना पड़ता है। और ये खर्चा पता है किस रेंज में होता है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, इस रेंज में होता है। तो इतना पैसा जो कंपनी इन्फ्यूज कर रही है परमिशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बाद आएगा, नेटवर्क, टावर, केबल, आपके घर तक कनेक्शन आना, वो सेकेंडरी है। तो इतना पैसा लगाने के बाद आपसे वसूल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जो ये रिचार्ज का प्लान आप पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, वो सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपसे रिकवर किया जा रहा है, पता है? अब इसमें क्या होता है, ये जो कंपनीज है, बीच में आपने देखा जियो ने जब प्राइस वॉर शुरू किया तो कैसे शुरुआत हुई जियो की, और सब आप जानते हो, इतनी कंपनीज को बंद करा दिया। एयरटेल अभी भी बचा हुआ है। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो ये जो कंपनीज हैं ये इस तरीके से इस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट इतना हैवी है ना, वो रिकवरी आपसे फिर उनको करनी पड़ रही है, इसलिए मंथली प्लान और वो सब जो चार्ज कर रहे हैं वैसा है। अब बिकॉज ऑफ जियो वो मार्केट ऐसा बन गया ना कि सबको रेट तोड़ना पड़ा, और वो आपने देखा कि भाई कितना लोएस्ट रेट हो गया। अब एयरटेल वाला सर्वाइव कैसे कर रहा है? इतना प्राइस वॉर चला है, एक पॉइंट पे एयरटेल फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई अब हमें ये प्राइस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि वीआई की हालत देख ली। अब एयरटेल को लगा कि यार ऐसे तो बर्बाद होने वाला काम है, ये तो मैं 100 रुपये में बेचूंगा, ये 80 में बेचेगा, मैं 70 में बेचूंगा, 50 में बेचेगा, तो हमारी लड़ाई में फायदा तो कस्टमर का हो रहा है, फ्री में यूज किए जा रहा है, हर महीने करोड़ों रुपए के लॉसेस ले रहे हैं, ऐसे कब तक चलेगा? तो ये डिसरप्शन का चक्कर है, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज की। एयरटेल ने बोला कि अब हम, और ऑफिशियली प्रेस रिलीज में बोला था कि वी आर नाउ नो मोर इन प्राइस वॉर विद जियो,
जियो को जितना सस्ता बेचना है बेचे, फ्री में देना है फ्री में दे, वी आर लीस्ट कंसर्न। हमारा फोकस रहेगा क्वालिटी ऑफ नेटवर्क पे, क्योंकि जियो के नेटवर्क में बहुत कंप्लेंट्स भी थी। अब फ्री है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, चलो नेटवर्क कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, मुफ्त में है तो फिर क्या कंप्लेंट करें। एयरटेल ने बोला हम अब स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, हम उन एरियाज को टारगेट करेंगे जहाँ जियो का नेटवर्क वीक है, और वहाँ पे अच्छा क्वालिटी नेटवर्क देंगे कि कॉल ड्रॉप नहीं होगा। कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम काफ़ी था इंडिया में, बोले वो नहीं होगा, बट उसके लिए आपको अच्छा पे तो करना ही पड़ेगा। आप पेमेंट नहीं करोगे और फिर आप बोलोगे आपको सर्विस चाहिए तो नहीं मिलेगी। तो एक एयरटेल ब्लैक करके उन्होंने कैटेगरी निकाली, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स में भी वो लोग उसी पे फोकस कर रहे थे कि हम सर्विस देना चाहते हैं क्वालिटी वाली, और उसके लिए आप एक अच्छा प्रीमियम पे करोगे तो ये सर्विस मिलेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो वो कस्टमर जिनको ये फ्री का सिम कार्ड नहीं चाहिए पर कॉल ड्रॉप नहीं होने चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, उनके लिए उसको टारगेट किया। अब जब वो किया ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का डिफरेंस आने लगा कि क्वालिटी कस्टमर एयरटेल को मिलने लगे। जियो का सिम कार्ड सब रखते हैं एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड, लेकिन डेटा यूज एयरटेल का हो रहा है, कॉल एयरटेल के नंबर से हो रहे हैं, तो उसको रेवेन्यू वहाँ से मिल रहा है। फिर इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाना स्टार्ट किया, ये एक्सट्रीम फाइबर वाला, बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है, और जियो वाले को परेशान भी बहुत किया। एयरटेल वाला कम नहीं है, इन्होंने क्या किया, कॉलिंग, सिम कार्ड, इसके साथ आपके घर का वाईफाई, एयरटेल का डीटीएच, टीवी सर्विस, ये सब इंटीग्रेट कर दिया, और धीरे धीरे यूजर्स को पुश किया अपने इकोसिस्टम में। ये देखो मेरा सिम कार्ड तो यूज़ कर ही रहे हो, घर पे वाईफाई भी मेरा लगवा लो एक्सट्रीम फाइबर, और बोले सेट टॉप बॉक्स भी मेरा ले लो, और ये तीनों साथ में लोगे तो सस्ता पड़ेगा। अब जब ये इसने किया ना तो बहुत सारे लोग एयरटेल पे स्विच हो गए, और प्लस घर का पूरा वो जो टेक्नोलॉजी वाला इकोसिस्टम है वो एयरटेल का हो गया। अब जियो को ये चीज़ दिख रही है कि यार इससे रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, इसलिए फिर वो जियो टीवी और ये पूरे सेगमेंट में आए। अब जियो फाइबर लॉन्च कर दिया, ये सब किया, उसमें भी फ्री पैक दे रहा था स्टार्टिंग में। अब एयरटेल और जियो का सेम इकोसिस्टम चल रहा है। अब ये डायरेक्ट फाइट है, कौन सी बिल्डिंग में पहले जियो लगेगा, कौन सी बिल्डिंग में पहले एयरटेल लगेगा। तो ये बिल्डरों को भी पकड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसी बिल्डिंग बनती है उनके साथ भी टाई अप कर लेते हैं। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही वायरिंग केबलिंग हो जाती है साथ में ही। फिर क्या होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को एयरटेल वाले ने टारगेट कर लिया, अच्छा ऑफर दे दिया बिल्डर को भी। अब क्या होगा, इस बिल्डिंग में जो भी लोग रहने आएंगे बोले यहाँ पे एयरटेल अवेलेबल है, वायरिंग तो हुआ है, आपको खाली कनेक्शन लेना है, सेट टॉप बॉक्स आपके घर में लगा देंगे। बाकी सारा वायरिंग जो है वो पहले से प्री इंस्टॉल कर दिया, विजिबल भी नहीं है कि बाहर वायर लटक रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम भी नहीं, कंसील भी करा दिया। तो ऐसे करके अब बिजनेस कैप्चर कर रहे हैं कि जिन जिन सर्कल में जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स में हमारा कनेक्शन होगा वहां से रेवेन्यू हमारे पास ही आने वाला है, क्योंकि एक दो कनेक्शन के लिए दूसरी कंपनी वाला वायरिंग नहीं करेगा, जिसके मेजोरिटी कनेक्शन है फिर बाकी काम भी उसी को मिलेगा। इस टाइप का बिजनेस चल रहा है। तो एयरटेल ने जो स्ट्रैटेजी पकड़ी ना, वहां पे जियो को भी फिर उसके हिसाब से चलना पड़ा। एक पॉइंट पे इन्होंने सबने मीटिंग कर ली थी, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, कि बोला यार बंद कर देते हैं, बहुत हो गया प्राइस वॉर। जियो वालों को बोला तुम लोगों ने कर ली ना अपने मन की, मार्केट बना लिया ना, अब कमा लेते हैं, नहीं तो ऐसे चलेगा तो तुम भी डूबोगे हम भी डूबेंगे। और बोला कि अब है ना एवरेज रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करना है। एक इसमें ना टेलीकॉम फील्ड में एक टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं ARPU बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ऑन मंथली बेसिस। एक पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 150 रुपये भी नहीं था, मतलब एक यूजर एक महीने का 150 रुपये भी नहीं देता है इन कंपनीज को, और इतनी सारी सर्विसेज फ्री में यूज करता है। बोला इसको बढ़ाना शुरू करो तब जाके कुछ काम होगा। पहले बोला 200 पे लेके आते हैं, फिर इन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म में हमें 300 पे लेके आना है। अभी भी ये कंपनी 200 टच नहीं हुई है, 180 190 ही चल रहा है। तो एक महीने का एक यूजर एवरेज इनको 200 रुपये भी नहीं दे रहा है, और बोला अगर हेल्दी प्रॉफिट कमाना है तो 300 तक लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा 1-2 साल पहले इन्होंने पैक के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, 2021 एंड में, 22 में दिवाली पे, और 20 से 25% प्राइस बढ़ा दिए थे। तो जो आपका पैक 199 का था सीधा 239 249 कर दिया। आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, हर महीने रिचार्ज करा रहे हो, कि 50-60 रुपये वो पैक का बढ़ गया था। वो इन्होंने सबने मिलकर डिसीजन लिया कि अब सब रेट बढ़ाएंगे तो फिर तो कस्टमर पैसा देगा ही, एक बढ़ाएगा एक नहीं बढ़ाएगा तो फिर वो स्विच ओवर वाला प्रॉब्लम आता रहेगा। तो एक पॉइंट पे इन्होंने रियलाइज किया, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे। बट ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी शुरू हुई है, एटलीस्ट ये दो कंपनीज, और आगे उसको रेट बढ़ाएंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी फील्ड में और सेक्टर में काम हो रहा है, और ये 2 लाइसेंसेज लिए जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि चलो स्पेक्ट्रम की फीस पे कर दी, टेलीकॉम लाइसेंस की फीस पे कर दी, ये लाइफ टाइम नहीं होती है, 5 साल 10 साल का टर्म होता है, फिर रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर वापस पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि तब तक टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ जाती है, तो नए लाइसेंसेस आपको लेने ही पड़ते हैं, तो रेगुलर खर्चा है। अब आप सोचो टेलीकॉम कंपनीज का सबसे बड़ा खर्चा तो यही हुआ ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना नहीं है, ये खर्चा बहुत बड़ा है। तो इसको राइट ऑफ कैसे करें, इसको क्लेम कैसे करें, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होगा, वो ये सेक्शंस में इन्होंने क्लैरिफाई किया। आ रहा है समझ में? अब डेप्रिसिएशन क्लेम करने का तरीका बहुत सिंपल है, शॉर्ट में बोलूं तो SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो आपको पता है कैसे होता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइसेंस आपने 100 करोड़ रुपए में खरीदा, लाइसेंस की जो लाइफ है वो सपोज 10 साल है, तो क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे,
हर साल का खर्चा कितना क्लेम करेंगे? 10 करोड़ रुपए। 10 साल में आपका लाइसेंस खत्म और लाइसेंस का पूरा कॉस्ट भी आपने वसूल कर लिया या अमोर्टाइज कर लिया। तो अमोर्टाइजेशन होता है यहाँ पे, और ऐसे करके आप क्लेम कर सकते हो। अब इसमें इफ एंड देन कैलकुलेशन ये सब चीजें होंगी, बट बेसिक यही है कि एसएलएम बेसिस पे आपको क्लेम करना है। इतना समझ आ गया तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी। अब इसमें मैं थोड़ा एग्जाम्पल फ्रेम कर देता हूँ जैसे वो लोग कैलकुलेशन करवाते हैं। एक होगी लाइसेंस की वैलिडिटी 2025 से या 4 से रख लेते हैं। 10 साल खत्म होंगे 33 पे, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10 और बाकी के 3, तो 10 साल ये पूरे हो जाएंगे। आपका लाइसेंस ऑपरेटिव इस ड्यूरेशन में रहेगा। अगर आपने इसका पेमेंट एडवांस कर दिया 2023 में, तो डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट होगा? अब ये क्वेश्चन है। तो बोला डिडक्शन यहीं से मिलना स्टार्ट होगा 24 से, जब से लाइसेंस ऑपरेटिव हुआ। आपने पेमेंट किया 2025 में, फर्स्ट ईयर में कुछ भी पे नहीं किया, 2025 में पूरा 100 करोड़ एक साथ पे कर दिया। अब क्या होगा? आपको डिडक्शन मिलना कब से स्टार्ट होगा? 2025 से। पे करने से पहले तो डिडक्शन दे नहीं सकते, ठीक है, उससे पहले तो डिडक्शन दे नहीं सकते। तो 100 करोड़ रुपए का जो डिडक्शन है वो आपको 2025 से मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन एंड क्या होगा? कब तक मिलेगा? लास्ट कब तक क्लेम कर सकते हैं? 2033। ऐसा नहीं कि फिर 34 ले जाओ, लाइसेंस ही खत्म हो गया ना। जब लाइसेंस ही यहाँ पे एक्सपायर हो गया तो फिर आगे की बात खत्म होगी। क्लियर? तो 2033 तक आपको क्लेम करना है। खर्चा पूरा मिलेगा 100 करोड़ के कुछ कम मिलेगा? वो तो पूरा ही मिलना चाहिए ना, कॉस्ट तो होगा ना 100 करोड़ आपका, बट राइट ऑफ करने के लिए आपको इतने साल मिलेंगे। तो अब ये कितने हो गए? 9 साल हो गए ना। तो 100 करोड़ रुपए पूरा क्लेम करो लेकिन 9 साल में, तो आपका पर ईयर अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगा लेकिन 100 करोड़ पूरा क्लेम करने को मिलेगा। ये कंडीशन। बोलो कुछ क्वेरी यहाँ तक? अब ये 2025 के बदले आपने 2028 में पैसे चुकाए होते, सरकार ने बोला आप लाइसेंस ले लो, आराम से दे देना पैसे। तो 28 से लेके 33 के बीच में जितने भी साल हो रहे, 28, 29, 30, 6 साल होंगे। तो ये 100 करोड़ रुपए का खर्चा 6 साल में राइट ऑफ कर देना, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि डेडलाइन सेम रहेगी 2033। स्टार्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि आपने पैसे कब दिए। एडवांस दिए तो लाइसेंस शुरू होगा तभी से डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि पहले तो असेट ही नहीं, अभी ऑपरेटिबिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है। और लेट दिए तो नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे, खर्चा पूरा 100 करोड़ का क्लेम करने को मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये कंडीशन है। अब और क्या ऑप्शन हो सकता है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, एक ऑप्शन ये भी है। ये तो मैं 100 करोड़ बोल रहा हूँ, ये खर्चा 10,000 करोड़ होता है। तो कोई कंपनी ऐसा गूगल पे तो करेगी नहीं 10,000 करोड़। एयरटेल बोलेगा हमारा तो खुद का पेमेंट बैंक है ना, उससे पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं होगा। तो ये अब जियो फाइनेंस भी आ गया, बोले जियो पे से हम पेमेंट करेंगे, कर दो 10,000 करोड़ एक साथ दे सकते हो, दे दो, ऐसा होता नहीं है। तो यूजुअली वो लाइसेंस का जो कॉस्ट है आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। अब आपने 2023 में एक इंस्टॉलमेंट दे दिया 20 करोड़ का, एक 25 में दे दिया, एक बीच में 27 में, 28 में दे दिया। अब कैसे अमोर्टाइज होगा? स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर नंबर्स में अपने ले ले तो 5 या 4 इंस्टॉलमेंट में बांट लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। खर्चा आपको पता है 100 करोड़ जो मैंने अज्यूम किया वही चल रहा है। एक पेमेंट आपने किया 2023 में, एक किया 25 में, एक 27 में और एक 29 में, ऐसा रख लो। और एवरी पेमेंट इज ऑफ 25 करोड़ ईच, तो 100 करोड़ पूरे हो गए। ये वाला जो पेमेंट है 25 करोड़ का कब से मिलना स्टार्ट होगा? डिडक्शन कब से मिलना स्टार्ट होगा? 2024 से। और कब तक मिलेगा? 2033 तक। ये 10 साल में राइट ऑफ होगा, तो हर साल का डिडक्शन कितना? 2.5 करोड़। सिंपल हो गया। 2025 में आपने बाकी 25 करोड़ चुकाए, अब इसका डिडक्शन तो 25 से ही मिलना स्टार्ट होगा। कब तक मिलेगा? 33 तक। तो कितने साल में डिवाइड होगा? 9 ईयर्स में। तो ये डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है पर ईयर, एक बार निकालो ना अमाउंट। 2.77 सही। अब ये वाले तीसरे 25 करोड़ 2027 से, अब ये कितने साल में राइट ऑफ करेंगे? 7, 8, 9, 10 और ये 7 साल में डिवाइड होगा। देखो कितना अमाउंट आ रहा है, 3.57। और लास्ट वाला 25 करोड़ ये होगा 5 साल में राइट ऑफ, तो ये आ जाएगा 5 करोड़। ऐसे ही होगा, समझ आ रहा है? तो राइट ऑफ जो है वो स्टेप वाइज कैलकुलेशन होगा। अब मैं आपको रैंडमली पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ 2028 में कितना टोटल डिडक्शन मिलेगा मुझे? 2028 में कितना डिडक्शन मिलेगा? 2.5 करोड़, 2.77, 3.57, 5 करोड़ या कुछ और? अगर आपको आंसर आ गया मतलब अभी समझ गए, सोच लो आराम से, जल्दी नहीं।
3.57। और कोई आंसर किसी का? आप टाइम ले सकते हो, शांति से सोच लो हुआ क्या है। 2028 में मुझे टोटल कितना क्लेम करने को मिलेगा डिडक्शन? 3.57। वो तो सिर्फ ये 25 करोड़ का हुआ, इसका क्या? ये भी तो मिलेगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ये जो है 2.5 करोड़, टाइमलाइन बता रहा हूँ। डिडक्शन का टाइमलाइन स्टार्ट तो 2024 से ही होगा, तो उसके पहले आप कुछ भी पे कर दो, कोई मतलब नहीं है। भले अपने यहाँ 2033 तक लिख रहे हैं, मैं एक बार 23 लिख देता हूँ क्योंकि एक पेमेंट तो हुआ है। ये वाला जो पेमेंट हुआ है इसका डिडक्शन मिलना स्टार्ट कब से होगा? 24 से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 करोड़ का डिडक्शन हर साल मिलता रहेगा ना। समझ आ रही बात? ये वाला जो पेमेंट है 2025 में किया ना आपने, 2025 में, इसका डिडक्शन यहाँ से यहाँ तक मिलेगा हर साल। कितना? 2.77। समझ आए? 2027 वाला डिडक्शन कितने साल में? 7 साल में राइट ऑफ होगा, 3.57। समझ आ रहा है? और ये लास्ट वाला 2029 वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, और कितना क्लेम करने को मिलेगा? 5 करोड़ हर साल। अब पता चल रहा है? ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब मैं पूछ रहा हूँ भाई 2028 में कितना डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा? तो ये 2.5 करोड़ भी तो मिल रहा होगा, ये 2.77 भी मिल रहा होगा, ये 3.57 भी मिल रहा होगा, ये 5 करोड़ अगले साल से मिलेगा, ये अभी मिलने वाला नहीं है। तो 2028 में 1 2 3 तीनों क्लेम हो रहे होंगे ना। समझ आ रहा है? तो इसका टोटल कर दो जो भी अमाउंट आ रहा है, 8.84। अब ऐसे में आपको कोई भी साल का पूछ लूँ, आप गिन लोगे। 2031 पूछ लेता हूँ, पता चलेगा। 2031 इधर आएगा। कौन कौन से डिडक्शन मिल रहे होंगे? 1 2 3 4, चारों मिल रहे होंगे, टोटल कर दो, 13.84 आपका आंसर। समझ आई? तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन होगा, हर इंस्टॉलमेंट को अलग अलग ड्यूरेशन में डिवाइड किया जाएगा, बट ड्यूरेशन ओवरलैप तो करेगी ना। वो तो सब कुछ 2024 से 33 के बीच में ही रहा है, ये समझना है आपको। तो ये चीज़ नोट कर लो, इसको एज एन एग्जाम्पल लिख लो। सम्स में कुछ आएगा तो ध्यान रहेगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ है, लाइफ 10 साल, और ड्यूरेशन आपके सामने। एडवांस पे किया तो लाइसेंस के स्टार्टिंग से डिडक्शन मिलेगा, सेम ईयर में पे किया तो वहीं से डिडक्शन लो, लेट पे किया तो जब से पे किया तब से स्टार्ट होगा, विच एवर इज लेटर वाली कंडीशन है वैसा। लिख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बोलो, नोट कर लिया? कुछ पूछना है, कंफ्यूजन है कुछ? बाकी सम्स तो आएंगे आगे, तो ऐसे पॉइंट सॉल्व करेंगे, बट एक नंबर्स के साथ एग्जाम्पल होता है तो चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है। क्लियर, ये कंप्लीट। तो ये 35 ए डबल बी या ए बी ए और ए डबल बी दोनों में सेम कैलकुलेशन है। अब मैं आपको इसको टेलीकॉम लाइसेंस की फीस बोलूँ या स्पेक्ट्रम की फीस बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन यही रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लिमिटेड लाइफ के लिए लाइसेंस होता है, रिन्यूअल बेसिस पे होता है, वो पॉइंट भी हमने देख लिया। अब जो बाकी चीज़ें हैं इसमें, इसके साथ वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने डेप्रिसिएशन में आपको कुछ पॉइंट्स पेंडिंग रखवाए थे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, वो अब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक अमोर्टाइजेशन का ही पॉइंट है, तो मैं बता देता हूँ। तो डेप्री वाला पॉइंट भी कंप्लीट, और इन दो सेक्शंस में जो ये कैलकुलेशन है वो भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। नंबर्स में ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा हूँ, जो भी रखे थे वही रखते हैं। कॉस्ट 100 करोड़ था, वही रख रहा हूँ। लाइफ 10 साल, और हमने वो ड्यूरेशन देखा 2024 से 33, ये लाइसेंस की लाइफ है, ये सब हम देख चुके हैं। अमोर्टाइजेशन आपको पता ही है, 10 करोड़ रुपए हर साल हो रहा है, वैसा एवरेज मान के चल रहे हैं। तो आपने 24 में पेमेंट कर दिया होगा और 10 करोड़ पर एनम अमोर्टाइजेशन हो रहा है, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब डेप्री वर्ड यूज कर लेता हूँ एक बार। 10 करोड़ पर एनम, ये हमने देख लिया। पॉइंट ये है कि लाइसेंस जो आप यूज़ कर रहे हो सकता है एक पॉइंट ऐसा आ जाए जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जैसे वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है, इन्होंने भी लाइसेंस ले लिया 2024 में, सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ करके कंपनी चला लेंगे। 25, 26, 27, 28 आ गया, एक पॉइंट पे लगा कि अब बिजनेस बंद हो गया, क्या करें? तो ये लाइसेंस हम सेल ऑफ कर देते हैं, एक ऑप्शन है। किसी और कंपनी को अगर ये बिजनेस कंटिन्यू करना है तो हमसे लाइसेंस खरीद ले, इंटेंजिबल असेट है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और क्या। तो पॉइंट ये है कि 2024, 25, 26 और 27, 4 साल हो गए। 4 साल में 10-10 करोड़ के हिसाब से 40 करोड़ रुपए तो राइट ऑफ कर दिए होंगे। तो आज 2027 के एंड पे या 28 स्टार्टिंग में जो WDV बची होगी वो कितनी होगी? 60 करोड़ होगी लाइसेंस की। इस पॉइंट पे कंपनी बंद करके लाइसेंस बेच रहे हैं। अब जो बायर आएगा वो इसके अगेंस्ट कुछ पैसे देगा। अब वो पैसे ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, ये भी पॉइंट है। तो यहीं से वो टर्म्स जो है वो बीच में आएंगे। एक टर्म है उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दूसरे को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, और तीसरा होता है कैपिटल गेन। ये तीनों मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ। फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा है, 60 करोड़ रुपए की वैल्यू आज है लाइसेंस की, आपके सामने। बायर ने मुझे 55 करोड़ पे किए, अब बोला पूरा लाइसेंस मेरा, हो गया लॉस 5 करोड़ का। ये जो 5 करोड़ का आपका लॉस है ना, 5 CR, इसको अपने बोल रहे हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब कंपनी जो लाइसेंस बेच रही है वो क्या करेगी? ये 5 करोड़ अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके खत्म करेगी। इसको कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब नहीं, बिजनेस ही बंद कर रहे हो, अगले साल क्या कैरी फॉरवर्ड होगा? तो ये पूरा 5 करोड़ का लॉस आप PNL में क्लेम कर लो, और इसको नाम क्या दे दिया? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इंस्टेंस, लाइसेंस बिका 71 करोड़ में, हो सकता है ऐसा, ज्यादा पैसे मिल गए, वैल्यू अच्छी है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ ना 11 करोड़ रुपए का, वो प्रॉफिट को हम कैसे रिकॉर्ड करें, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे दिखाए? तो ये जो 11 करोड़ है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज क्यों बोलते हैं वो समझो। अभी तक की सिचुएशन ये है, ओरिजिनल लाइसेंस 100 करोड़ का था, आप इसको ना 10-10 करोड़ का डेप्रीसिएशन क्लेम कर करके 40 करोड़ डेप्रीशिएट करके 60 पे लेके आए। अब ये जो 11 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से दिख रहा है, समझ आ रहा है? अगर डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया होता और 100 करोड़ का ही लाइसेंस आज मानते तो नुकसान होता। तो जो 11 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज यू आर कंपेयरिंग दिस विथ द रिटर्न डाउन वैल्यू, और ये रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी वजह से क्रिएट हुई है। तो बोला अब अप टू दिस एक्सटेंट जो भी प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, जैसे 11 करोड़ रिकॉर्ड हुआ, तो ये इसके सामने रिकॉर्ड होगा, मैचिंग कंसेप्ट, एक्सपेंस के सामने इनकम। तो ये खर्चा आपने बिजनेस के PNL में डाल के PGBP में क्लेम किया था, तो अब इसके सामने जो इनकम इसकी वजह से दिख रही है वो भी PGBP में क्लेम होगी। तो इस 11 करोड़ को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज, और ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? PGBP। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये सेकंड टर्म होगी। बैलेंसिंग इसलिए क्योंकि इसके सामने बैलेंस हो रहा है। अच्छा, ये लाइसेंस का सेल अगर 71 करोड़ के बदले 91 करोड़ में हुआ होता तो प्रॉफिट कितना जनरेट होता? 31 करोड़। ये 31 करोड़ कौन से हेड में टैक्सेबल होता? कैपिटल गेन में, बिजनेस इनकम में, कहाँ पे? सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी। ये 31 करोड़ भी बैलेंसिंग चार्ज ही माना जाएगा।
इसकी भी टैक्सेबिलिटी कहाँ पे होगी, पीजीबीपी में ही होगी। तो कितने एक्सटेंट तक का प्रॉफिट पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, अप टू दिस एक्सटेंट 40 करोड़। जितना आपने डेप्री क्लेम किया उतने तक जो भी प्रॉफिट हो जाए वो सारा पीजीबीपी में, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल गेन, क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट को भी सरपास कर जाए। ठीक है, ये ऐसा लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर मैं 91 करोड़ में बेचा ना लाइसेंस, ये 31 करोड़ इस लिमिट के अंदर है ना, ये 31 करोड़ भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि लाइसेंस मैंने बेचा है 125 करोड़ में, प्रॉफिट तो अभी भी हो रहा है। अब ये प्रॉफिट आप कंपेयर करोगे तो कितना हो रहा है, 65 करोड़ हो रहा है। बट ये 65 करोड़ कहाँ टैक्सेबल होगा, पूरा पीजीबीपी में होगा, पूरा कैपिटल गेन में होगा, या पार्शियली होगा, पार्शियली होगा। समझ आ रहा है। अब इसमें ऐसा है कि 125 करोड़ में जो आपने बेचा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 + 25। ये 25 तो ओवर एंड अबव द कॉस्ट है ना, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में। और इसमें जो 40 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है वो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में। समझ आए। तो 125 करोड़ वाला जो कैलकुलेशन है, यहाँ लिख देता हूँ, 125 करोड़ का जो कैलकुलेशन है, इसमें 60 करोड़ रुपीज आपकी डब्ल्यूडीवी है, 65 करोड़ का आप दिखा रहे हो प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट पूरा एक हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसके दो पार्ट्स होंगे। बैलेंसिंग चार्ज विल बी कंसिडर्ड अप टू 40 CR बिकॉज ऑफ दिस। तो ये टैक्सेबिलिटी आएगी पीजीबीपी में, ये है आपका बैलेंसिंग चार्ज। और जो ऊपर का 25 करोड़ है, जो ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर हो रहा है, अबव कॉस्ट कुछ भी बेचोगे, कैपिटल एसेट है, तो उसका जो गेन है वो कैपिटल गेन वाली कैटेगरी में आएगा। तो ये 25 करोड़ कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, 40 करोड़ पीजीबीपी में। समझ आया। तो 3 टर्म्स हो गए, टर्मिनल डेप्री, बैलेंसिंग चार्ज, कैपिटल गेन। अब ये डेप्रीसिएशन के पॉइंट से भी मैंने समझा दिया, टेलीकॉम लाइसेंस के पॉइंट से भी कवर हो गया। तो 35 A, B, A, BB, 32 सबके लिए कॉमन पॉइंट। बोलो, कुछ कंफ्यूजन हो किसी को, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है। कंप्यूटेशन वाले पॉइंट्स तो हो गए। अब कुछ अगर समझाना बाकी रह गया हो तो मैं देख लेता हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट इट इज डन। सेक्शन वैसे कंप्लीट है कंसेप्चुअली, आप एक बार उसकी थियरी एज ए शॉर्ट नोट आंसर पढ़ सकते हो, तो मेरा काम कंप्लीट है। फिर कुछ नहीं समझ आया इसमें तो मैं आपको थियरी लिंक करवा दूंगा, बाकी हो गया। बस तो यहाँ पे टॉपिक एंड करते हैं। 35 AB, A और ABB आप देख के आ जाना थियरी, कुछ क्वेरी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।